हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन की वो बुक लगा रखी है मैथ्स की, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन 43 से स्टार्ट करेंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी इसमें बच रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट है। 43 से 51 तक के क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 1 5 6 एंड -3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट वर्टिसेस एंड सेंट्रॉइड। कह रहे हैं एक ट्राइंगल के ना आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। 3 1 दे रखा है, 5 6 दे रखा है, -3 और 2 दे रखा है। आपको उसके वर्टिसेस भी बताने हैं और सेंट्रॉइड भी बताना है। तो अगर आप यहाँ पर एक ट्राइंगल एक बार ड्रॉ कर लो, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, मैंने इसे x1 y1 लिया है, इसको x2 y2 लिया है और इसको x3 y3 लिया है। ठीक है, मिड पॉइंट की बात करूं तो 3 1 है, तो मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर p और 1। ठीक है, देन 5 6 है, तो ए बी बी सी का ले लिया मैंने 5 और 6। उसके बाद है -3 और 2, तो यहाँ पर मैंने ले लिया -3 और 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है। वो हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल्स टू में y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही होता है ना, जिसमें x ये बीच वाली वैल्यू होती है, पर ये तो हमें गिवन है। अब अगर मैं ए बी की लिए देखूं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू में x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और 1 इज इक्वल्स टू में y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये आ गया 6 इज इक्वल्स टू में x1 प्लस x2, इक्वेशन 1 ले ली। यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल्स टू में y1 प्लस y2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 ले ली। अब अगर मैं बात करूँ अपने AC की, AC वाली साइड की, तो -3 इज इक्वल्स टू में x1 प्लस x3 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 इज इक्वल्स टू में y1 प्लस y3 अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू में x1 प्लस x3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू में y1 प्लस y3। ये इक्वेशन 3 ली है, ये इक्वेशन 4 ली है। क्लियर। अब अगर हम बात करें अपने BC वाली साइड की, तो 5 इज इक्वल्स टू में x2 प्लस x3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल्स टू में x2 प्लस x3 हो गया। सिर्फ मिड पॉइंट में वैल्यूज को पुट कर रही हूँ, देखो मैं और कुछ भी नहीं कर रही। अब 6 इज इक्वल्स टू में y2 प्लस y3 अपॉन में 2 हो जाएगा और 12 इज इक्वल्स टू में y2 प्लस y3 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन 5 ली है, ये वाली इक्वेशन 6 ली है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पर इक्वेशंस को ऐड कर दो, x वाली को एक साथ। जैसे 3 इक्वेशन बनी है x की, 1 3 और 5, तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया। एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे 6 -6 और 10 है और राइट साइड पे है x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x1 x3 और x2 x3। यहाँ पर 10 आ गया, 2 बार x1 है यहाँ, 2 बार x2 है यहाँ और 2 बार x3 है यहाँ। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ से मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू निकल गई है 5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज आप यहाँ पर देखो, x1 और x2 की वैल्यू थी आपके पास 6, तो इसकी जगह पर मैंने 6 लिख दिया।
x3 कितना आ जाएगा 5 माइनस 6, तो आंसर आ गया -1। निकल गया x3 आपका। क्लियर है? तो एक वैल्यू आपके पास निकल गई x3। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस x3 के वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 5। और इक्वेशन 5 है आपके पास 10 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3। एक बार आप चेक कर सकते हो, ये रही। अब इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर x3 की वैल्यू रख दी -1, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू निकल गई कितनी 11। अब पुट करते हैं हम यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है आपके पास, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -5। x की तीनों वैल्यू निकल गई। अब सेम हम ऐसी y के केस में करेंगे, पहले तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। कौन कौन सी, 2, 4 और 6 को। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6। तो इक्वेशन 2 मेरे पास है यहाँ पर 2 इजिकल टू y1 प्लस y2, 4 इजिकल टू y1 प्लस y3, दोनों मैंने देख ली, y1 प्लस y2, y1 प्लस y3। और इक्वेशन 6 है मेरे पास यहाँ पर 12 इजिकल टू y2 प्लस y3। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 2 18, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। मैंने यहाँ से क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3। तो यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू निकल गई 9। ठीक है, अब पुट करते हैं वैल्यूज। तो y1 प्लस y2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ, इक्वेशन 2 से लिया है मैंने ये। तो इन दोनों की जगह मैंने 2 लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, सॉरी 9 नहीं 7, क्योंकि 2 माइनस कर दोगे ना तो 7 आ जाएगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 क्या है आपके पास वो देखिए, 4 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 है। तो 4 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3, तो y3 की वैल्यू 7 है, तो y1 की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 4 है। एक बार क्रॉस चेक कर लो 4 है या 2 है, 2 है। ठीक है ना, y1 की वैल्यू माइनस का 3 मैंने अभी निकाली है, तो यहाँ से मेरे पास y2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 आ गई। बस अब कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर ए बी सी। इसको मैंने x1 y1 माना था, इसको मैंने x2 y2 माना था, इसको मैंने x3 y3 माना था। ठीक है, चलो वैल्यूज को रखो। तो देखो y2 की वैल्यू यहीं पर दिख रही है 5, तो मैंने 5 पुट कर दिया। y3 की वैल्यू यहाँ दिख रही है 7, 7 पुट कर दिया। y1 की वैल्यू भी यहीं पर ही थी हमारे पास -3। अब x की वैल्यूज ऊपर से देख लो आप, यहाँ पर x2 की वैल्यू 11 है, x1 की -5 है। ठीक है, उसके बाद x3 की -1 है। तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन का भी, जिसमें आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वर्टिसेस के।
अब इसके बाद ना आपसे वो एक और चीज मांग रहे हैं, और वो क्या मांग रहा है इसमें आपसे, आपसे कह रहा है इसके सेंट्रॉइड भी निकालो। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है हमारे पास सेंट्रॉइड का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, अब x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो, 5 है ना 5, और y1 प्लस y2 y3 की 9 है, तो बस यहाँ पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 5/3, यहाँ पर आ जाएगा 9/3, कट होके ये 3 आ रहा है, तो 5/3, 3 ये आपका आंसर है। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 43। आपको पता चल रहा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को इसलिए कह रही हूँ अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करो। थैंक यू।